तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुन लो। इस मानवा में टोटल 290 चैप्टर्स थे जिसे मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है और ये मानवा भी ऑन गोइंग है, इसीलिए अब इसके वीकली चैप्टर्स आएंगे। इसी कारण से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका नया एपिसोड मैं कुछ ही दिनों में डाल दूंगा। ओके, तो मानवा को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे फैंग ने सांजिनो गेट को ओपन कर दिया था, जिस कारण से उसका बहुत सारा एनर्जी रिलीज होने लगता है। इसी के साथ फैंग रैंक 7 में ब्रेक थ्रू कर जाता है और एक बड़े से सिटी को बनाता है जो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहा था। ये देखकर सरीना शॉक्ड होते हुए कहती है इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमें भी सरपास कर चुका है। उसके बाद फैंग सभी के सामने शो ऑफ करते हुए कहता है अगर किसी के घर में मेरा छोटा भाई या बहन हो तो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे कुछ छोटे मोटे आइटम्स दे दूंगा जैसे कि डिवाइन वेपन। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इधर सभी टीचर फैंग से काफी गुस्सा होते हुए सोचते हैं हमारे रैंक 7 होने का क्या फायदा, जिस पे फैंग कहता है टीचर्स ऐसा बिहेव मत कीजिए, अभी भी मेरे दिल में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तभी किन उसके पास आते हुए कहता है तुम तो 20 सालों में ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हो, तुम्हारे लिए तो एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज होगा। ये सुनकर फैंग अपने सिस्टम के वाइटिलिटी को देखते हुए काफी खुश हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिनिस्टर को देखते हैं जहाँ पर वो इनविटेशन भेजने में बिजी थे ताकि एक बहुत बड़े पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जा सके। मगर फैंग तो अभी अपने सपनों में खोया हुआ था और काफी ज्यादा खुश था कि उसने सबके सामने बहुत ज्यादा शो ऑफ कर लिया है। फिर फैंग कुछ मेंबर्स को इकट्ठा करते हुए कहता है सभी के सभी अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब हम सब कुछ बिजनेस की बात कर लेते हैं। मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, मेरे पास अब बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिसे हमें डील करना है। इस कारण से मैं छोटे मोटे मैटर्स को नहीं संभाल पाऊंगा और ना ही मार्शल आर्ट्स क्लब को। मगर मैं इस क्लब को ऐसे ही डिस्बैंड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये क्लब स्टूडेंट की आवाज है। अभी ली तुम वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर हो और अब तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये सुनकर वो मना करते हुए कहता है मेरे पास इतना एनर्जी नहीं बचा हुआ है कि मैं इस पोस्ट को संभाल पाऊँ और मैं आखिरी साल में हूँ। फिर फैंग अपने साथियों से पूछता है मगर सबके सब मना कर देते हैं। तभी लुई जी को आगे करते हुए कहती है हम सभी का रैंक अभी बहुत ही नीचे है मगर जी ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है और वो इस पोस्ट को संभालने लायक भी है। लेकिन जी मना करने लगती है। तब लुई मनी मन सोचती है अगर कोई फैंग से पंगा लेता है तो वो उसे मारता है, मगर जी फैंग से पंगा लेगी तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर वो कहने लगती है जी बहुत टाइम से मार्शल आर्ट क्लब सोसाइटी को संभाल रही है, तुम्हारे ना होने पर सारा काम यही करती है। जिस पे किन कहता है हस्बैंड और वाइफ का डुओ काफी अच्छा दिख रहा है, जल्दी से डिसाइड कर लो, वैसे भी मुझे बहुत काम करना है। ये सुनकर फैंग उसे मारते हुए कहता है तुम बोलने से पहले ध्यान दिया करो। चलो अब डिसाइड हो गया, जी आज से इस क्लब की प्रेसिडेंट है और बाकी सब वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को बारी बारी से संभालेंगे और श्याओमेन तुम ऑफिस डायरेक्टर हो। फिर फैंग जी के करीब जाते हुए कहता है तुम अपने आप के ऊपर भरोसा रख सकती हो, प्रेसिडेंट को कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, बस डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है और कंपटीशन में पार्ट लेना होता है। और अभी स्कूल के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, इसीलिए तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और तुम्हें 8 तारीख को होने वाले पार्टी के लिए भी तैयार करना है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल मैटर नहीं है बल्कि ये स्कूल की इज्जत का सवाल है और पार्टी के बाद हमें टियान मैन के साथ होने वाली फाइट के स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस करना है। सभी लोग अलर्ट हो जाए क्योंकि हम कुछ दिनों में वॉर में जाने वाले हैं। कुछ दिनों बाद ग्लोबल रैंकिंग वापस से निकाला जाता है जहाँ पर वोंग, सोंग और फैंग का नाम ज्यादा हाईलाइट हुआ था, मगर ये रैंकिंग चेंज होती रहेगी। तभी किन फैंग के पास आंखों में आंसू लिए हुए आता है और कहता है फैंग अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर फैंग को कुछ गड़बड़ लगता है और वो पूछने लगता है आज तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। फिर किन उसे 300 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिस पे फैंग कहता है पहले तुम अपनी 100 सालों की गुलामी को खत्म करो, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मगर तुमने माओ स्कूल के लिए ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन तो किया नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तुम अभी माओ के मेंटर हो, मगर क्या तुम्हें लगता है तुमने अपना काम अच्छे से किया है। जिस पे किन कहता है तुमने मुझे सही से स्टूडेंट्स को मेंटर करने ही नहीं दिया, फिर मुझे ये कैसे पता होगा। जिस पे फैंग कहता है ठीक है, मगर इस बार हम टियान मैन के साथ फाइट करने वाले हैं और उससे पहले एक मेरिट जारी होगा। मेरिट डिपेंड करता है किसने कितने दुश्मनों को मारा है। एक 4th ग्रेड को मारने के लिए 100 पॉइंट्स, 5th को मारने के लिए 1000 और 6th रैंक को मारने के लिए 10,000 पॉइंट्स मिलेगा। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम्हें कम से कम 50,000 पॉइंट्स तो इकट्ठा करना होगा, इसीलिए तुम जाओ और दुश्मनों को मारकर मेरिट पॉइंट्स कमाओ, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर किन सभी बातों को हाथ पर लिखने लगता है और खुशी से वहाँ से जाते हुए
कहता है मैं जा रहा हूँ कैटाकॉम में, जहाँ मैं बहुत सारे बंदों को मारूंगा। जिस पे फैंग कहता है तुम्हें पता है ना बैटल कभी भी स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम छोटे से कैटाकॉम में जाकर फंसना चाहते हो? जिस पे वो कहता है तुमने तो बिल्कुल सही कहा, तुम तो मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हो। अब हम 8 अगस्त का सीन देखते हैं, जहाँ जोरों शोरों से पार्टी की तैयारी हो रही थी। सभी लोग फाइटर्स और गेस्ट का स्वागत कर रहे थे और वो सब फैंग से गुस्सा नहीं थे बल्कि खुश थे कि एक यंग बच्चा इतना कुछ हासिल कर रहा है मार्शल आर्टिस्ट के फील्ड में। इसी के साथ पार्टी की शुरुआत होती है, जहां फैंग स्माइल करते हुए एंट्री करता है। अब हम चीफ को देखते हैं, जो फैंग को देखते हुए कहती है आने वाले सालों में ये बच्चा हमारे हाथ से बाहर चला जाएगा। मिनिस्टर तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिस पे वो स्माइल करते हुए कहते हैं ये तुमने सही कहा, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, सभी टीचर्स को मिलकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जिस पे डीन स्माइल करते हुए कहते हैं इस बच्चे ने 10 डिवाइन वेपन दिया है, इसीलिए मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। तब वो कहती है अभी तुम्हें रैंक 9 का डिवाइन वेपन मिला है और तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। जिस पे जनरल कहते हैं इसे इग्नोर करो, ये यहाँ पर फैंग की बुराई करने आई है। तभी डीन कंसर्न दिखाते हुए कहते हैं अचानक से माऊ ने डिसाइड किया है वॉर पे जाने का। ये बात तो मेरे समझ नहीं आ रही, आपको पता है ना हमारी टीम में बहुत कम लोग कॉम्बैट में अच्छे हैं और दुश्मन के पास बहुत सारे रैंक 9 के फाइटर है। जिस पे वो कहते हैं चुप हो जाओ, ये बैटल होकर रहेगा और इसे सिर्फ माऊ के लोग ही लड़ेंगे, मैं सभी चीजें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मिनिस्टर फैंग को देखते हुए कहते हैं क्या ये शो ऑफ कर रहा है कि आज उसका बर्थडे है? हम देखते हैं फैंग ने बर्थडे कैप लगा रखा था, उसके कैप पर हैप्पी 20th बर्थडे लिखा हुआ था और वो अपनी बहन से बात कर रहा था। तब चीफ गुस्से में पूछती है उसके कैप पर हैप्पी बर्थडे किसने लिखा? जिस ये सुनकर प्रिंसिपल कहते पता नहीं, रेड कलर से 20th बर्थडे लिखकर हाईलाइट करने का ट्राई किया गया है। जिस पे जनरल कहते हैं ये हमारा मजाक बना रहा है और कहना चाहता है ये इतना यंग होकर भी रैंक 7 में पहुंच गया, हमें इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो फैंग को जाकर मारते हुए कहते हैं यूथ भी एक कमाल की चीज है, जिस कारण से फैंग का कैप नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर मोटा आ जाता है और फैंग को कांग्रेचुलेशन बोलने लगता है। जिस पे हुआ उसे मारते हुए पीछे सभी ट्रबल के लिए माफी मांगता है। ये सुनकर मोटा माफी मांगना शुरू कर देता है। ये देखकर हुआ कहता है मोटा जब तक जिंदा है तब तक हम भी ठीक है, तुमने इसकी जान को बचाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये सुनकर तो फैंग खुश हो जाता है। तब हुआ उसे कैलीग्राफी वाली चीजें देते हुए कहता है मैंने सुना था तुम्हें चीजें कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। ये सुनकर फैंग अपने आप को कोसते हुए सोचता है मुझे इतना लंबा लंबा नहीं फेंकना चाहिए था, मुझे साफ साफ कह देना चाहिए था मुझे पैसे कलेक्ट करना पसंद है। क्या मैं इन सभी चीजों को बेच सकता हूँ? मुझे तो नहीं लगता मैं इन्हें बेच भी पाऊंगा। इधर केन युआन के पास जाते हुए कहता है मैंने सुना है तुम हमारे स्कूल में आ रही हो, मुझे अपना मेंटोर चूज करना, मैं तुम्हारे भाई का बहुत बढ़िया दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, बाकी के मेंटोर्स तो बहुत ही बेकार है। मिनिस्टर फैंग के पास आते हुए कहते हैं जब सब कोई रेडी हो जाएंगे तब डिवाइन वेपन का ऑक्शन स्टार्ट किया जाएगा। जिस पे फैंग कहता है मैंने यहाँ पर सभी लोगों को बुला रखा है ताकि वो जाते टाइम कुछ ना कुछ देकर जाए। उसके बाद फैंग अनाउंसमेंट करते हुए कहता है आप सभी का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, मैंने एक छोटा सा गेम प्रिपेयर किया है जिसमें सभी को प्राइजेस भी मिलेगा, इसीलिए सभी आराम से इस गेम के मजे लीजिए। तब जनरल कहते हैं मैंने सुना है तुम प्राइज दे रहे हो ताकि यंग बच्चे मोटिवेट हो सके, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुमने क्या क्या प्राइज में रखा हुआ है। फिर फैंग अपने मेंटेलिटी से पूरे एरिया को सिटी में बनाते हुए कहता है गेम्स के रूल बहुत ही सिंपल है, मैंने इस सिटी में प्राइज छुपा रखे हैं, जिसने जो ढूंढ लिया वो उसका हो जाएगा। यहाँ पर लक और स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सुनते ही केन लालचियों की तरह सबसे पहले जाने लगता है। तब फैंग अनाउंस करता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। जिस पे मिनिस्टर उससे पूछते हैं तुमने ये गेम सिंपल नहीं बनाया है ना, तुम्हें कॉम्बैट स्किल में लोगों को ट्रैप करना है। जिस पे फैंग खुश होते हुए कहता है मुझे लोगों को सिर्फ मारना नहीं है बल्कि उन्हें ट्रैप करके भी रखना है। इधर चीफ फैंग से बोलती है तुम्हारा मैस्मराइज पावर बहुत ही हाई है, इसी कारण से किसी भी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस पे फैंग बताता है हाँ मुझे पता है, मुझे इसे संभालने में दिक्कत आ रही है। इधर सरीना गुस्से में कहती है फैंग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, अभी सरीना 8 रैंक पर है और उसे डर है कहीं फैंग उसे सरपास ना
कर दे। ओल्ड मैन तो रैंक 7 पर थे और उन्हें फैंग सरपास कर चुका है। अब हम देखते हैं फैंग के आसपास बहुत सारे मास्टर गोला बनाकर खड़े होते हैं। ये देखकर प्रिंसिपल सोचते हैं जिस फैंग को सब लोग पहले बेवकूफ समझते थे अब नहीं समझेंगे। अब ये गेम शुरू होता है जहाँ फैंग और लायन की लड़ाई शुरू होती है, जहाँ फैंग उन्हें मारे जा रहा था। ये देखकर लायन समझ जाता है ये मुझे जानबूझ के मार रहा है। तभी मिनिस्टर बीच में आते हुए कहते हैं टेस्ट यहीं पर एंड होता है और इसमें लायन हार चुका है। ये सुनकर फैंग नाटक करते हुए कहता है थैंक यू सीनियर आप सभी का, आप लोगों ने मेरी बॉडी के हिसाब से कॉम्बैट स्किल सिखाया जिस कारण से मैं इतने आगे बढ़ पाया हूँ। ये टेक्निक हजारों साल पहले बनाया गया था जिसके हेल्प से हम एक ही पल में एनिमी को खत्म कर सकते हैं। मैं इस टेक्निक का नाम 1000 क्वेल टेक्निक रखना चाहूंगा। ये सुनकर सभी मास्टर बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फैंग के इस टेक्निक के बारे में जानकर सभी लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। इधर किन अपने सिर को पीटते हुए सोचता है ये इतना बुरा नाम कैसे रख सकता है और इसे शर्म भी नहीं आ रही। फिर एक के बाद एक बैटल कराया जाता है। उसके बाद फैंग कहता है मुझे पता है माओ के पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है, इसी वजह से मैं याओ और सॉन्ग मिलकर 30 वेपन्स को डोनेट करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वेपन को अच्छे से यूज किया जाएगा। उसकी ये बातें प्रिंसिपल से अब सहा नहीं जाता। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉन्क उन्हें भाषण दे रहा है और ये कोई पार्टी नहीं है बल्कि फैंग का एक स्पेशल शो है जिसमें सिर्फ उसे ही बोलने का हक है। फिर फैंग एक एक करके वहाँ पर बैठे सभी मास्टर्स को अपना डिवाइन वेपन बेचना शुरू कर देता है। जिसके पास भी पैसे नहीं थे वो उनसे एनओसी साइन करवा लेता है। इसी तरह से वो अपने सभी वेपन्स को बेच देता है। उन्हें बेचकर फैंग को 2220 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था जिसमें से वो 600 बिलियन देता है और याओ को पैसे नहीं चाहिए होते हैं इसीलिए उसने अपने सभी वेपन्स को डोनेट कर दिया था। फिर वो अपनी बहन युआन से कहता है क्या तुम इन सभी मास्टर को देख रही हो, इन सभी ने तुम्हारे भाई से कर्ज लिया है, तुम्हें इन सभी के बेटे बेटी के पास जाकर इसके बारे में बताना है और हो सके तो पैसों को भी कलेक्ट करना है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ जिसने इनकी हेल्प करी है। अगर मैं पैदा नहीं होता तो ह्यूमैनिटी का क्या होता, मेरे कारण से ही तो ह्यूमैनिटी अभी तक कायम है। अब ये पार्टी खत्म हो जाता है जिसके बाद दूर से आए सभी मास्टर को अलविदा कर दिया जाता है। इधर प्रिंसिपल और मिनिस्टर आपस में डिस्कस करते हुए कहते हैं अगर ये फैंग नहीं होता तो तुम्हारा स्कूल तो इतना आगे नहीं पहुंचता। इसने बहुत सारे मास्टर्स की भी हेल्प की है ब्रेक थ्रू करवाने में। मुझे नहीं पता ये हमारे स्कूल के लिए अच्छा है या फिर नहीं। उसके बाद मिनिस्टर उनसे पूछते हैं क्या तुम सही में हेवनली सिटी में फाइट करना चाहते हो, जिसपे वो सिर झुकाते हुए कहते हैं मैं इसी पल का इंतजार सालों से कर रहा हूँ। इसमें मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपने मास्टर, अपनी बेटी और स्टूडेंट्स तक को खो दिया। बस आप मुझे एक बार सेल्फिश होने दीजिए, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। सरीना भी गुस्से में बताती है वो इस पल का वेट 11 साल से कर रही है। ये सब देखकर फैंग सोचता है अच्छा तो यही कारण है कि ये सभी अपने साथ स्टूडेंट्स को लेकर नहीं जा रहे ताकि उनकी मौत ना हो। ये सभी उस वॉर से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तभी फैंग बीच में टपकते हुए कहता है मिनिस्टर हमें भी इस फाइट को फाइट करना पड़ेगा। मैं खुद वहां से रिसोर्सेस लेकर आया हूँ इसीलिए हमें भी इस फाइट में शामिल होना चाहिए। हम अपनी जान की बाजी लगाकर इनसे फाइट करेंगे। मुझे माओ के सभी इश्यूज के बारे में पता है, आपको तो पता ही होगा। अब स्टूडेंट्स कैटाकॉम को किसी थ्रेट की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह की तरह ट्रीट करते हैं जहां उन्हें रिसोर्सेज मिलते हैं। मैं खुद वहां से रिसोर्सेज लेकर आया हूँ इसीलिए हमें भी फाइट में शामिल होना चाहिए। हम अपनी जान की बाजी लगाकर इनसे फाइट करेंगे। आप ऐसा फील मत कीजिए कि हम सब आपसे डर कर बोल रही है। जब हम पहली बार इस स्कूल में एंटर हुए थे तब हम सब ने अपने आप को कैटाकॉम में फाइट करने के लिए प्रिपेयर कर लिया था। ऐसा भी नहीं है कि हम हेवनली सिटी से वीक है और अगर होते भी है तो हमें उनसे फाइट करना ही पड़ता। हम सब ने तैयारी कर लिया है, अगर हम अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे। ये सुनकर मिनिस्टर उसके पास आकर पूछते हैं क्या तुम्हें अभी हेवनली सिटी के स्ट्रेंथ के बारे में पता है, जिस पे फैंग बताता है उनके पास 2 रैंक 9 के बंदे हैं, एक 8 रैंक का और गोल्डन बॉडी के साथ 3 बंदे 7th रैंक के हैं। ऊपर से उनके पास बैकअप टीम भी हो सकती है जिसे वो किसी भी पल बुला लेंगे। उसकी बातें सुनकर मिनिस्टर पूछते हैं जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम्हारे अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। जिस पे फैंग कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 7th रैंक को जान से मार सकता हूँ और हमारे टीचर 8 रैंक वालों को संभाल लेंगे और रही बात रैंक 9 की वो तो हमारे प्रिंसिपल संभाल लेंगे। जिस पे मिनिस्टर कहते हैं ठीक है, मैंने हुआई से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया है, वो इस बैटल में इंटरफेयर नहीं करेंगे और बाकी के सिटी के 9th ग्रेड वाले भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, मगर 9th ग्रेड से कम वाले इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। मगर तुम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि इससे वॉर और ज्यादा बढ़ जाएगा। 9 ग्रेड वालों में सिर्फ प्रिंसिपल ही अपना मूव चल सकते हैं। तुम चाहो तो और भी गोल्डन बॉडी को बुला सकते हो
हेल्प करने के लिए, जिसपे फैंग उदास होते हुए जवाब देता है। फिर जनरल फैंग को बताते हैं मिलिट्री उसके ऊपर ध्यान रखेगी मगर उसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, जिसपे फैंग कहता है आप ऐसा मत कीजिए, जिसपे फैंग कहता है आप ऐसा मत बोलो, आपने बहुत कुछ किया है माओ स्कूल के लिए। मगर मिनिस्टर उन दोनों को मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। फिर फैंग उनसे पूछता है अगर हमने हेवनली सिटी को खत्म कर दिया तब तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ लड़ने वाली बहुत बड़ी आर्मी खत्म हो जाएगी, इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? जिसपे मिनिस्टर कहते हैं अगर हेवनली सिटी जीत गई तो कैटाकॉम में हमारा एक तरह से राज होगा, अंडरग्राउंड विन में से 30% और बाकी का गवर्नमेंट का हो जाएगा। फिर वो मनी मन सोचते हैं ये बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है फायदा उठाने का, मगर मैं ऐसा सपने में भी नहीं होने दूंगा। तभी फैंग कुछ निकालते हुए कहता है मैं इसे गलती से बाहर ले आया, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। जिसपे मिनिस्टर उसके हाथ से वो लेते हुए कहते हैं ये तो एक्सियल बॉडी है, अगर तुम्हें अगली बार ये मिले तो ऐसे मत खोल देना, इसके अंदर का सामान हवा बन के उड़ जाएगा, इसीलिए ऐसी चीजें सबसे पहले मेरे पास लाया करो। फिर मिनिस्टर उसे देखते हुए कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा पिल है, ये बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, 8 या 9 रैंक दोनों के लिए फायदेमंद होता है, क्या तुम्हें ये लैंड ऑफ वॉर से मिला है? फिर फैंग पूछता है क्या इसे पीने से मेंटल पावर बढ़ जाता है? जिसपे वो बताते हैं हाँ, मगर ये किसी काम का नहीं है, ये तभी काम आता है जब ये बैटल के वक्त 8 रैंक या 9 द्वारा यूज किया जाता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसे सेलेस्टियल बॉडी के बदले एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये सुनकर तो फैंग के मन में लालच आने लगता है और वो इस डील के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद फैंग उसी सेलेस्टियल बॉडी को बहुत ही ज्यादा प्राइस पर बेचना शुरू कर देता है। ये देखकर तो प्रिंसिपल का मुंह बन जाता है और वो वहीं पर शॉक खड़े होते हैं। इधर फैंग अपने सभी पैसों को कैलकुलेट करके काफी खुश हो रहा था, तभी वहाँ पर युवान आ जाती है और उससे पूछती है क्या तुम वॉर पे जा रहे हो? टीचर किन ने बताया तुम्हारा सामना इस बार स्ट्रॉन्ग लोगों से होने वाला है और किन सभी को मारकर उनका सिर मुझे ला कर देगा। जिस पर फैंग गुस्सा करते हुए कहता है तुम अभी यहाँ की स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर जाना चाहिए। तब जी उसे चुप करवाते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इस बार फैंग के साथ जा रही हूँ, इसीलिए वो सेफ रहेगा। जिसपे वो कहते हैं ठीक है, मैं फैंग को आपके हवाले कर रही हूँ सिस्टर इन लॉ। फिर युवान के जाने के बाद जी कहती है युवान तो बहुत ही क्यूट है, मुझे भी उसका गाल खींचने का मन करता है। फिर वो दोनों बात करते हुए काफी करीब आ जाते हैं, जिस कारण से जी ब्लश करने लगती है और फैंग सोचता है मैं तो बस इसे एनर्जी दे रहा हूँ ताकि इसके इंटरनल ऑर्गन्स हील हो जाए। फिर फैंग उसे वापस भेज देता है ट्रेनिंग करने के लिए और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के, और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था अब से इसके वीकली एपिसोड आएंगे, यानी कि अब से हर संडे को एपिसोड आएगा। लेकिन इसके बीच में मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका पहला एपिसोड मैं ट्यूसडे को डाल दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।